नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं जिन पे बात होना चाहिए। हम एक बेहतर भारत के निर्माण और बेहतर नागरिकों की एक ऐसी कल्पना में देख रहे हैं जहां से कि हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत सुंदर देश है, जहाँ पे न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, जहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पीके पालीवाल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। पालीवाल जी, दो मुद्दे जिन पे हम आज बात करेंगे। पहले दोस्तों, आपसे एक बात कहें कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि मामला जिस तरीके से है वो आपके आसपास, आपके ही करीब से गुजरता है। हम देखते हैं कि हमारे चुनाव के बाद जो विधायक, मंत्री, सांसद चुने जाते हैं, वे शपथ लेते हैं ईमानदारी की, निष्ठा की, देश के प्रति समर्पण की। चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, न्यायपालिका हो, सभी लोग शपथ लेते हैं। और उसके बाद स्थिति जब आती है, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगते हैं, ये मुद्दा कहाँ से उठा है वो भी हम आपको बताएं। एनसीईआरटी की किताब में कक्षा 8वीं के लिए एक पाठ प्रकाशित हो गया। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे कोई पाठ रहा होगा, उसको लेके आपत्ति भी दर्ज हुई। एनसीईआरटी ने तत्काल किताब को वापस ले लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनने उस पर संज्ञान लेके उस पर निर्देश भी दे दिए। बहरहाल मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो जड़ों से लेके ऊपर तक फैल चुका है। शपथ कोई कितनी ही खाए, लेकिन ईमानदारी एक बड़ी चीज हो गई। देखिए, आज जो स्थिति है भ्रष्टाचार के देश में, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। अगर मान लीजिए किसानों की बात करते हैं लोग, खेतिहर किसानों की बात करते हैं, आप देखेंगे कि किसानों की छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर उनको कितना भटकना है। अधिकारी उनको परेशान करते हैं, चाहे नामांतरण ले लो, चाहे अन्य कोई समस्या है किसान खेती से संबंधित। दूसरी तरफ जो आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, ऐसी चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन विकल्प क्या है? मैं भी देखता हूं, मैं वकालत करता हूं, कुछ तो है। अब वो कुछ क्या है इसके ऊपर भी तो अब सोचना पालीवाल साहब, चाहिए। उसमें दो चीजें आती हैं। जब ये किताब प्रकाशित हुई, एनसीईआरटी ने किताब का प्रकाशन किया, तो निश्चित ही एक कमेटी होगी, हाँ, उस सिलेबस को सिलेक्ट करती है, पाठ की तय करती है। आखिर ये किताब में इस तरीके का पाठ्यक्रम में पाठ कैसे जोड़ा गया, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जैसा आपने कहा, कहीं आग है, धुआं है, वो आग आग लगेगी। न्यायपालिका को लेकर लगातार कई बार ये सवाल उठे हैं। देखिए, अब हम महसूस करते हैं, मजे जैसे मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, एक मैंने अनुभव किया कि एक कॉज लिस्ट बनती है, वो सीरियल से मुकदमे नहीं होते। अब केवल कॉज लिस्ट में रिक्वेस्ट और कोर्ट स्लिप के माध्यम से ज़्यादातर मुकदमे लगते हैं। कोर्ट स्लिप पर उसकी क्यों आए, सीरियल से करो। अगर आज गरीब आदमी है, अब उसके पास नहीं है पैसा, तो उसके मुकदमे क्या नहीं लगेंगे? कितने सालों से लोग रहते हैं जेलों में, लेकिन उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाती। कोर्ट स्लिप में जाता है गरीब आदमी, उसके पास पैसे नहीं है, तो वकील को भी पैसे नहीं रहते, वकील को भी नहीं मिलते, तो वो क्या करेगा? क्योंकि लगवाने के लिए भी पैसे लगते हैं। कह सकता है, न्यायपालिका कह सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जांच तो हो। बैठे बैठे अगर विचार करो, आपने भी एक बार देखा होगा कि आज हाई कोर्ट की हालत दयनीय है। पेंडेंसी खूब बढ़ रही, बढ़ क्यों रही है? इसलिए बढ़ रही क्योंकि हमारे लोग उसको कर नहीं पाते, कुछ रास्ता नहीं का। आपको 5 घंटे का समय मिलता है हाई कोर्ट, तो 5 घंटे में ये विचार करना चाहिए कि हमको इतने मुकदमे डिसाइड करना है, तो उसके हिसाब से उनको अपना काम निपटाना चाहिए। 5 घंटे को देख, बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें 4 4 6 6 बार लगता है।
एक बार लगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2500 बार कहा कि जेल नॉट बेल, बेल नॉट जेल, जेल बेल मिलना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर ये 4-4 6-6 बार खारिज होते हैं। कोई गंभीर गरीब आदमी, एक जैसे अभी पाक्सो एक्ट में कौन जा रहा है, आदिवासी, हरिजन, ये कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी को अगर आप देखोगे तो इसमें कंट्रोवर्सी है। पाक्सो एक्ट में उनने कह दिया कि साहब बस वो लड़की 16 साल से 18 साल से कम है तो पाक्सो लगा दो। अब आप अगर इसी चीज को देखेंगे, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1999 रूल्स बने हैं, उसका वो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 है। इसके अंतर्गत नियम भी बने हैं 1999 में, मध्य प्रदेश जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम। अब इन नियमों को अगर अपन देखेंगे तो एक बच्चा स्कूल में एडमिशन अपन जब कराने जाते हैं तो उसकी जन्म तारीख बताते हैं। तो नियमों में लिखा है कि जो स्कूल उसको एडमिशन देगा तो वो कोई प्रमाण पत्र लेना चाहिए उसको, जो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे नगर पालिका देती है, नगर पंचायत देती है, ग्राम पंचायत देती है, जनपद पंचायत इश्यूज करती है। किसी भी बच्चे के जन्म के संबंध में इन संस्थाओं से प्रमाण पत्र मिलता है। अस्पताल में डिलीवरी होती है तो अस्पताल देता है, ये सारे प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो वो प्रमाण पत्रों की भी जांच प्रोसिक्यूशन को करना चाहिए, पुलिस वालों को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। वो सिंपल एक कहा है, उन्होंने कहा स्कूल में उसकी जन्म तारीख लिख दी, इतने तारीख को जन्म हुआ, उस दिन से वो घटना के दिन से वो 18 साल से कम है, बस पाक्सो एक्ट बन गया। भाई ओरल अगर मैंने लिखा दिया किसी की जन्म तारीख कम कर दी, मान लो 10 साल की लड़की है और हम पहली में एडमिशन कराना है तो हम उसको 5 साल का लिखा देंगे। तो इस प्रकार का भी काम हो रहा है। तो सरकार खुद अपने नियमों का ये नहीं करती। अगर पाक्सो एक्ट को देखो, ये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 को देख लो, तो दोनों में कंपेयर करो, इसमें तो साफ साफ लिखा है इस अधिनियम में कि अगर अधिनियम बने हैं हाँ? और नियमों में सब लिखा है, लेकिन उसका पालन नहीं होता। अब बात आती है जिस पे हम शुरुआत की थी, हाँ। कि जिस तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग शपथ लेते हैं देश की निष्ठा की, ईमानदारी की और तमाम तरह की, वो शपथ भी कहीं न कहीं एक एक आयोजन बन के रह गई। आप संसद से लेके सब जगह देखें, और कितने ऐसे मामले हैं जो आपके सामने भी आपने देखे होंगे। कई मंत्री, कई विधायक, कई बड़े ओहदे पे बैठे लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जांच बैठती है, आयोग जांच कर रहा है, तब तक उनकी कार्यकाल पूरा हो गया है। देखिए, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि अगर आप ये माना जाए अपना भ्रष्टाचार वाला, बहुत सी समस्याएं ऐसी आती है कि जिसका निराकरण किया जा सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि अभी हम लोग अनुभव करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें, रिपीट करिए जरा आप अपना क्वेश्चन। जिस तरीके से सब कुछ शपथ लेते हैं, इसके बाद जो बात आती है इस पे कहीं ना कहीं अब आयोग बैठ गया, जांच आयोग बैठा, फिर जांच आयोग की एक कमेटी की बैठ के उस पर बात करती है, तब तक संबंधित मंत्री, विधायक या जो भी उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। देखिए जी, इसलिए भी होता है, और क्योंकि क्या है, एक तो अपने यहाँ संविधान है, संविधान में क्लास है कि आपका शपथ कैसे लिया जाएगा, MP MLA कैसी शपथ लेंगे, हाईकोर्ट जज कैसी शपथ लेंगे, मंत्री कैसी शपथ लेंगे, अधिकारी शपथ लेंगे, काय की लेते हैं? संविधान की। संविधान क्या है? एक किताब है। हम सम्मान करते हैं क्योंकि संविधान से देश चलता है, देश चलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, संविधान के हिसाब से चलता है। तो क्या संविधान के हिसाब से हम शपथ भी लेना चाहिए? शपथ का मतलब है कि व्यक्ति में उस शपथ से दहशत हो, उसको भय पे व्याप्त होना चाहिए उस व्यक्ति में जो शपथ लेता है। आज शपथ अगर मैं भी कह दूं कि मैं संविधान की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, तो इससे क्या होगा? ईमानदारी आपके भीतर होना चाहिए। आज यही ईमानदारी की बात अगर अपन सोच लें तो किस प्रकार से हो सकती है? अभी
मैं एक उदाहरण बताता हूँ प्रैक्टिकल, जो मेरे सामने घटना घटी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, अपराधी प्रवृत्ति का था। वो आया, उसने कुछ कहा, मैंने कहा यार तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। मैंने उससे पूछा तुम तो बहुत झूठ बोलते हो। उसने कहा नहीं वकील साहब, ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो कहने लगे बजरंगबली की कसम। मैंने उससे कहा कि बजरंगबली की कसम मत खा, उनको उनकी शपथ लेके क्या हो फायदा। मैंने कहा अगर तेरे को शपथ लेना है तो तू अपने लड़के की कसम खा। कहने लगे मैं अपने लड़के की कसम नहीं खाऊंगा। इससे क्या क्या अर्थ निकलता है कि व्यक्ति अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रहता है, बच्चे के प्रति निष्ठावान रहता है, तो बच्चे की कसम खा के वो गलत काम नहीं करेगा। इससे एक अर्थ यही निकला। तो क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं? क्या इन नेताओं को, मंत्रियों को, जजेस को या और किसी भी व्यक्ति को जो पदों पे प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, काम करते हैं, क्या वो अपने बच्चों की कसम खा के उन पदों पे बैठेंगे? और नहीं तो हमको ऐसे तो कोई नहीं बैठेगा, किसी से आप बोलो। लेकिन अगर हम संविधान में संशोधन कर दें कि मैं अपने लड़के की कसम खा के कहता हूं कि मैं ईमानदारी से न्याय करूंगा, जज बोले, नेता बोलेगा मैं अपने लड़के की सो एंड सो की कसम खा के कहता हूं कि मैं ईमानदारी से इस राज्य का काम करूंगा, जनता का काम करूंगा। अगर ये सब करेंगे, देखिए मैंने एक उदाहरण देखा है, अब वो कितना सत्य है क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। 2014 की घटना है। मैंने माननीय अडवाणी जी का यात्रा थी, अमरकंटक से वो नागपुर जा रहे थे, जबलपुर में भी उनका मुक्काम था। तो मैंने उस दिन एक अपने मित्रों से, जो अधिवक्ता परिषद है, जो आरएसएस का एक विंग है अधिवक्ता परिषद, उनकी तरफ से एक बैठक की। उस सारे वकीलों के बीच में मैंने एक चर्चा की। उसमें एक तय हुआ, एक हमने वो बनाया ड्राफ्ट। उसमें लिखा कि माननीय अडवाणी जी, आप ईमानदारी की बात करते हो, जहां जहां आप जाते हो वहां वहां आप सभाएं करते हो, कृपा करके एक काम करो अब आप, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि राजनेता झूठ बोलता है और उसको झूठ को सही साबित करना है, या झूठ को सही साबित तो कर नहीं सकते हो, लेकिन आप एक तरीके से उसको शपथ लेके ढांक देते हो। तो इसको सबसे अच्छी चीज ये है कि आज आप अपनी सभा में, जब सभा में आप भाषण देने जाएंगे, तो उस सभा में जितने राजनीतिक नेता लोग रहे आपके साथ, जो भाषण देने वाले, सबके सबसे कहिए कि अपने अपने बाल बच्चों की, उस पर्चे में हमने लिखा कि कृपा करके आप अपनी पत्नी, आप अपनी पुत्री या पत्नी या किसी की शपथ खा के कहे कि मैं ईमानदारी से ईमानदार हूं। आप वहां करें, और ऐसे ही शपथ जो मंच पे बैठे सबसे कराओ। तो हमने एक देखा, मेरे को ऐसा लगा कि उस दिन अडवाणी जी से तो कोई ऐसी बात थी नहीं, मैंने निकाला था एक पर्चा, बंटवाया। वो हमारे महाधिवक्ता महोदय को भी, जो वर्तमान महाधिवक्ता जी है, उनको भी नॉलेज में है ये पर्चे का, क्योंकि मैंने छपवाया था। अब उस पर्चे का असर मैंने देखा उसके बाद कि 2014 का वो पर्चा है। 2014 से आपने माननीय अडवाणी जी का राजनीतिक जीवन आपने समाप्त कर दिया। क्यों हुआ ये भगवान जाने, मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद माननीय अडवाणी जी का राजनीति में उदय नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, ये चर्चा का विषय। बहरहाल बात आई थी दोस्तों भ्रष्टाचार की, और उस तरह की शपथ की जिसको हम लेते हैं, संविधान की शपथ लेकर जब हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर देश को एक बहुत भरोसा होता है, हर नागरिक को लगता है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा आप करेंगे। भ्रष्टाचार अगर शिष्टाचार बनता जा रहा है तो ये सवाल होता है, और उस पर बात होना भी चाहिए। और जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, तो आज भी गांव में बैठा हर आदमी अदालत में जाके न्याय की उम्मीद रखता है दोस्तों। इसलिए ये कहना भी जरूरी है कि न्यायपालिका पर आज भी लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और वो तभी तक है जब तक आप ईमानदार हैं और न्यायपालिका में लोग ऐसे बैठे हैं जो कि संज्ञान लेते हैं और आपके हितों की रक्षा करते हैं। एडवोकेट पीसी पालीवाल जी से हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।